नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 यानी कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी कंटिन्यूटी का बेसिक्स है उन सारे बेसिक को हम लोग देखेंगे। फिर एक अलग वीडियो है जिसमें मैंने एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। अगर आप लोग को एक्सरसाइज 5.1 के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी बेसिक का जरूरी है सारे बेसिक को सीखने वाले, ठीक है। और उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफ मेथड का यूज़ करना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग को एक लिमिट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर लोगे। लेकिन ग्राफ मेथड जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्राफ मेथड से आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर कंटिन्यूटी का रियल मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका हम लोग ग्राफ बना लिए और किसी दिए हुए पॉइंट पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब क्या है, वो बात को हम लोग ग्राफ मेथड से समझने वाले हैं, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, अगर कंटिन्यूटी को आसान लैंग्वेज में समझा जाए तो मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं और बिना बीच में कहीं रुके डायरेक्ट स्कूल ही जाते हैं, तो इसका मतलब आप कंटिन्यू हैं। लेकिन आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं, फिर यहाँ से स्कूल जाते हैं, इसका मतलब आप डिसकंटिन्यू हो गए। फंक्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही बात है। देखिए, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, बहुत सारा ऐसा फंक्शन है, तो किसी फंक्शन का ग्राफ अगर आप बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पेन उठाने का ज़रूरत पड़ जाए, जैसे मान लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, फिर यहाँ पे आना पड़ा, फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। देखिए, इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप लोग वाई भी लिख सकते हो, वाई इक्वल टू एक्स भी इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स या इसको हम लोग वाई इक्वल टू एक्स भी बोल सकते हैं, ये एक फंक्शन दे रखा है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके चेक करते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ग्राफ ड्रॉ करने तो आप लोग को आता ही होगा, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। पहले x और y का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिए, ये बात जो है बेसिक बात है, आप लोग को आना चाहिए, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 3 आ जाएगा। अब इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। देखिए, x का वैल्यू 0 है तो y का भी वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, ठीक है। अब x का वैल्यू 1 है तो y का भी वैल्यू 1 है, तो देखिए x का वैल्यू 1 तो y का भी वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब है x का वैल्यू 2 तो y का भी वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर x का वैल्यू 3 तो y का भी वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस चारों पॉइंट को मिलाकर आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। देखिए, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहीं भी आपको आपके पेन को उठाने का जरूरत पड़ रहा है क्या? नहीं ना पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो एक फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। बात क्लियर हो रहा है? चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस एफ ऑफ एक्स की जगह y भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अच्छा, आप लोग को ये बात पता है ना कि एक्स स्क्वायर अगर एक फंक्शन है तो हम लोग इसको एफ ऑफ एक्स से ही क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल रहता है ना वही वेरिएबल हम लोग यहाँ पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टी स्क्वायर रखता तो हम लोग यहाँ पे लिखते एफ ऑफ टी, यहाँ पे जेड स्क्वायर रहता तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग चेक करते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x और y का कुछ वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे
तो देखिए 0 का स्क्वायर 0, तो y का ही वैल्यू 0 आएगा। x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का ही वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे, x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो y का वैल्यू आ गया 4। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो देखिए x का वैल्यू अगर -1 रखेगा तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा ना, तो y का वैल्यू आ जाएगा +1। x का वैल्यू अगर -2 रखिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो x का वैल्यू -2 रखिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा +4। अब चलिए इस पॉइंट को लेकर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू है 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यहाँ पे। x का वैल्यू 1 तो y का ही वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का ही वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब है x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू है 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। अब है x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू +1, -1 इधर होगा x का वैल्यू और y का वैल्यू +1 ये होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 और -1 का। अब है x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू +4, x का वैल्यू -2 ये हो जाएगा और y का वैल्यू +4, 1 2 3 4 ये हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट मिल गया। अब इन सारे पॉइंट को लेकर अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो देखिए इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहीं भी आपको आपके पेन को उठाने का जरूरत है क्या? डायरेक्ट आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का ये ग्राफ है, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। बात क्लियर है? अब चलिए एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए f of x = 1/x एक फंक्शन दे रखा है, या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं y = 1/x। ये एक फंक्शन दे रखा है और चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर मान लीजिए x का वैल्यू 0 होता है तो नीचे 0 अगर हो जाए तो फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है। अब इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले x और y का कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए x y, x का वैल्यू 0 कभी नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 रखेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1/1, y का ही वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 1/2, 0.5, तो y का वैल्यू 0.5। x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 1/3, x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 1/3 ये हो जाएगा 0.3333, ठीक है। तो y का वैल्यू 0.33 आ गया। x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो 1/-1, -1 ही रहेगा। x का वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो 1/-2 ये हो जाएगा -0.5, y का वैल्यू -0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0.5, x का वैल्यू 2 यहाँ पे होगा तो y का वैल्यू 0.5 यानी कि आधा, ये हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। एक ये पॉइंट अपने लोग का आया है, एक ये पॉइंट आया है। अब देखते हैं क्या है। x का वैल्यू x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0.3333, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0.33 यानी 0.5 से भी छोटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 पॉइंट यहाँ से निकला है। अब x का वैल्यू है -1 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 यहाँ पे आएगा और y का वैल्यू -1 यहाँ पे आएगा। इस दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट मिला। अब x का वैल्यू है -2 तो y का वैल्यू -0.5, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू -0.5 यानी कि इसका आधा यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट मिला, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये -2 और -0.5 का है। अब देखिए 3 पॉइंट इधर आया, 2 पॉइंट इधर आया। अगर इस तीनों पॉइंट को मिलाइएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ होगा और इस दोनों पॉइंट को मिलाइएगा तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही ड्रॉ होगा, ठीक है। यानी कि इस एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पहले यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ा, फिर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ा। पेन उठाने का जरूरत पड़ रहा है ना, यानी कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है x = 0 पे।
देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो x इक्वल टू 0 के लिए अनडिफाइंड है, यानी कि इस फंक्शन में x का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक फंक्शन दे रखा है और किसी पॉइंट पे चेक करके बताना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखिए बहुत आसान तरीका है चेक करने का। जैसे कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और x इक्वल टू ए पे चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर एफ ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। अब अगर ये तीनों इक्वल है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है निकालने का, लेकिन सबसे पहले इस बात को हम लोग ग्राफ पे समझते हैं। जैसे कि देखिए ऊपर हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन लिए थे और इसका ग्राफ भी बनाए थे। ये ग्राफ है इस फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। अगर आप लोग से कोई पूछे कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो कैसे चेक कीजिएगा? ठीक है, बहुत आसान तरीका है, देखिएगा। देखिए किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए। हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके भी बड़ी ही आसानी तरीका से बता सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी देखिए अभी आप लोग को जस्ट बताया है कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे 0.2 पे चेक करना है इसलिए एफ ऑफ 2 निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल है तो समझेंगे कि ये जो फंक्शन है वो 0.2 पे कंटिन्यूअस है। अब देखिए अगर x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू निकाला जाए तो देखिए अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का वैल्यू 4 है ना, 1 2 3 4 है। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे 2 रखोगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी कि x के वैल्यू 2 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 2 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू आ गया 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। देखिए 2 के लेफ्ट में अगर आइएगा तो ये जो फंक्शन है ये 4 पे जा रहा है ना। 2 के लेफ्ट में अगर आइएगा तो ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये ग्राफ 0.4 पे जा रहा है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है 4। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए अगर इस फंक्शन के राइट में आइएगा तो ये जो ग्राफ है ये 0.4 पे आ रहा है ना, ये जो ग्राफ है ये 0.4 पे आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट भी 4 है। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग थ्योरेटिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके उसको देखते हैं। देखिए अभी मैं जिस पॉइंट को आप लोग को समझाने जा रहा हूँ उस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मान लीजिए अभी तक आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आया है, फिर भी आप लोग सिंपल सा इस पॉइंट का यूज करके, जो पॉइंट बताने जा रहे हैं उसका यूज करके एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी फंक्शन दे रखा है और x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, क्योंकि पॉइंट ए पे कंटिन्यूटी चेक करना है इसलिए a निगेटिव, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इक्वल टू लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट निकालना है तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और फिर यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल है तो यानी कि फंक्शन पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है। अब देखिए इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, चूंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और पॉइंट ए पे कंटिन्यूटी चेक करना है इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ a माइनस एच। अब देखिए ये राइट हैंड लिमिट है तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये राइट हैंड लिमिट है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ a। अगर ये तीनों इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। बस ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा ना, तो एक्सरसाइज 5.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं।
जैसे कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दे रखा है और x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 2 निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, एफ ऑफ 2 आ गया 4। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे देखिए यहाँ पे है एफ ऑफ a माइनस एच, तो यहाँ पे क्या रखेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पॉइंट ए पे कंटिन्यूटी चेक करना था ना, इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एच रख रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ 2 माइनस एच रख रहे हैं। अब इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 2 माइनस एच पुट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे रखेंगे x की जगह 2 माइनस एच रखेंगे तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2, तो 2 का स्क्वायर 4। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 4। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये राइट हैंड लिमिट है इसलिए यहां पे हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 2 प्लस एच पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2, तो 2 का स्क्वायर 4। देखिए एफ ऑफ 2 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। एफ ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। बात क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और एट x इक्वल टू 5 कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ 5 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 5 निकालेंगे तो यानी कि इस फंक्शन में जहां जहां पे x है हम लोग 5 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 3 ये हो जाएगा 22। एफ ऑफ 5 निकल गया 22। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, तो यहां पे क्या रखेंगे 5 माइनस एच। अब इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 5 माइनस एच पुट करेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस एच, तो 5 माइनस एच, और यहाँ माइनस 3 तो माइनस 3। अब देखिए h का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 5, तो 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 क्या हो जाएगा 22। क्लियर है? अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अब राइट हैंड लिमिट है इसलिए यहाँ पे 5 प्लस एच रखेंगे। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग x की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस एच। तो देखिए 5 इंटू एक्स है तो x की जगह रख दिए 5 प्लस एच, 5 प्लस एच, उसके बाद है माइनस 3 तो माइनस 3। अब h का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो सिर्फ बचेगा 5, तो 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 22। देखिए एफ ऑफ 5 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रहा है। एफ ऑफ 5 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब ये तीनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। क्लियर है बात? और एग्जांपल लेकर समझते हैं, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं ये हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 2 हम लोग निकालते हैं। एफ ऑफ 2, अब देखिए 2 के इक्वल के लिए इस दोनों में से किसका यूज करेंगे? यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो x का वैल्यू 2 और 2 से छोटा वालों के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना x स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 2 पे जब हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तब हम लोग इसका यूज करेंगे 2x प्लस 3 का। तो 2 इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7। एफ ऑफ 2 आ गया 7। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात को। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच करेंगे। अब 2 माइनस एच यानी कि 2 से छोटा वालों के लिए इस दोनों में से कौन सा फंक्शन है? देखिए x जो है वो 2 से छोटा है, x जो है वो 2 से छोटा है ना, यानी कि इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 2 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच प्लस 3। अब देखिए एच की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया 7। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच यानी कि 2 से बड़ा के लिए। तो देखिए यहाँ x जो है वो 2 से बड़ा है, तो हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच माइनस 3। अब देखिए h की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2, तो 2 2 4, 4 माइनस 3 1। अब देखिए एफ ऑफ 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है, तो यहां पे करेंगे क्या एफ ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बात क्लियर हुआ कि नहीं? कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। यहां तक बात अच्छे से क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। इसमें मॉडुलस फंक्शन शामिल है। उससे पहले कुछ बेसिक बात को समझिए। जैसे मॉड x एक फंक्शन है जहां पे x नॉट इक्वल टू 0 है। x का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब इस मॉडुलस फंक्शन का दो वैल्यू होगा, एक माइनस एक्स होगा जब x जो है वो 0 से छोटा होगा, और एक प्लस एक्स होगा जब x जो है वो 0 से बड़ा होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि मॉडुलस फंक्शन का तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स हम लोग कैसे ले लिए? देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि x जब 0 से छोटा हो यानी कि x निगेटिव हो तो इस मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू होगा माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और x जो है वो 0 से छोटा है यानी कि x निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। तो ये पहले से निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू तो पॉजिटिव आ ही गया। और देखिए x जब 0 से बड़ा हो तो इस फंक्शन का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ही। बात क्लियर हो रहा है ना? देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है मॉडुलस एक्स इक्वल टू मॉडुलस -2 यानी कि x की जगह है -2। तो सबको पता है कि मॉडुलस में अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये हो जाएगा 2। तो ये 2 कैसे हुआ? अभी जस्ट बताया है कि मॉडुलस x में जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो इस मॉडुलस x का वैल्यू क्या हो जाता है -x। तो इस x का वैल्यू -2 है जो कि 0 से छोटा है, तो इस मॉडुलस का क्या वैल्यू हो जाएगा? इस मॉडुलस x का वैल्यू हो जाएगा -x, तो -x। अब माइनस और x की जगह क्या वैल्यू है -2, तो माइनस और यहाँ x की जगह रख देंगे -2। तो देखिए माइनस माइनस +2 आ गया ना, पॉजिटिव वैल्यू। तो सिंपल सा समझिए, ये कंडीशन याद रखिएगा कि जब x 0 से छोटा हो तो मॉडुलस का वैल्यू होगा -x, और x जब 0 से बड़ा हो तो मॉडुलस का वैल्यू होगा +x। ये तो सिंपल सा बात है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि मॉड x/x जो है वो 0 से छोटा और 0 से बड़ा के लिए है, 0 के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x जब 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस x जब 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस x क्या हो जाएगा -x, तो -x/x यानी कि -1। x जब 0 से बड़ा होगा तो मॉडुलस x क्या हो जाएगा +x, तो +x/x, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1। और x जब 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू होगा 0। अब ये जो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 निकालेंगे, तो 0 के इक्वल के लिए x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच करते हैं ना, तो यहाँ पे किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है 0 पे, तो 0 माइनस एच। अब देखिए 0 माइनस एच यानी कि 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए ये वैल्यू है -1। अब यहाँ पे तो इसमें -1 में कहीं भी x है ही नहीं, तो x की जगह हम लोग कैसे पुट करेंगे 0 माइनस एच, तो डायरेक्ट इसको रख देंगे -1 को। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच यानी कि 0 से बड़ा के लिए। अब देखिए 0 से बड़ा के लिए क्या वैल्यू है 1 वैल्यू है ना।
अब यहाँ भी कहीं x नहीं है तो हम लोग कैसे x की जगह 0 प्लस h पुट करेंगे, तो डायरेक्ट 1 लिख देंगे 1। अब देखिए f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, इक्वल है ही नहीं तीनों, यानी कि ये जो फंक्शन है वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। बात क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ये जो बिग ब्रैकेट टाइप का होता है सिंबल, इससे डिनोट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी नंबर का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 8.2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, बहुत आसान है निकालना। देखिए सबसे पहले तो एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, बस आप लोग समझ लीजिए, फिर आप लोग को नंबर लाइन ड्रॉ करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। अब 8.2 यहाँ पे होगा, 8 और 9 के बीच में होगा ना 8.2। अब 8.2 के जस्ट लेफ्ट में जो वैल्यू होगा वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, यानी कि 8.2 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा वैल्यू है 8, तो 8.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 8। या 8.1 का बात किया जाए, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा 8 ही होगा। 8.3 का भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाला जाए तो इसका भी वैल्यू 8 होगा, यानी कि 8.9 तक अगर हम लोग इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालते हैं तो ये 8 ही होगा। क्लियर है बात। लेकिन अगर 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बोला जाए तो ये 9 ही होगा, या केवल 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बोला जाए तो ये 7 ही होगा। लेकिन अगर 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा जाए तो देखिए 7.1 7 और 8 के बीच में है 7.1। अब 7.1 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा वैल्यू है 7 है, तो 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 7 होगा। 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 7 ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 7.9 तक अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा जाए तो वो 7 ही होगा। अच्छा बताइए 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 के बीच में होगा 0.2। मान लीजिए यहाँ पे है 0.2, तो इसके लेफ्ट में जस्ट कौन सा वैल्यू है 0, तो 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा 0, ठीक है। 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा 0, 0.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा 0। क्लियर है बात। लेकिन निगेटिव नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा जाए आप लोग से तो क्या बताइएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 2 होगा। लेकिन लिखा हुआ है -2.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम लोग -2 नहीं लिखेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पे ये 0 है, ये 1 2 ये 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। अब देखिए 2.1 का बात किया जाए तो ये 2 और 3 के बीच में होगा। मान लीजिए यहाँ पे है 2.1, तो इसके लेफ्ट में जस्ट 2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो गया 2। लेकिन -2.1 का बात किया जाए तो ये -2 और -3 के बीच में होगा कहीं पे, तो यहाँ पे होगा मान लीजिए ये है -2.1। अब -2.1 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा वैल्यू है -3, तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा -3। उसी प्रकार से -2.2 या -2.3 -2.9 तक अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा जाए तो ये -3 ही होगा। बात क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग से पूछे कि बताइए 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग बोल दीजिएगा बड़ा ही आसान है 1 होगा। लेकिन -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा जाए तो क्या बोलिएगा -2 होगा। क्यों होगा, देखिए -1.5 -1 और -2 के बीच में होगा, यहाँ पे -1.5। अब -1.5 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा वैल्यू है -2, तो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा -2। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब आप लोग बताइए जैसे कि लिखा हुआ है 9.6, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 9 होगा। लेकिन लिखा हुआ है -9.6, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा -10। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। यहाँ पे 9.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 9 ही होगा, लेकिन -9.6 का कैसे निकालेंगे, -9 -1 -10, तो ये -10। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे कि पूछे अगर -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो -2 -1 -3। -6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो -6 -1 -7। लेकिन अगर पूछे 6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो ये केवल 6। 8.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो ये केवल 8। अगर केवल 9 का पूछा जाए, 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो ये 9 ही होगा। 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो ये 8 ही होगा। बात क्लियर है ना।
अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो x के हर एक वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए x इक्वल टू 2 पे इसको चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना है। तो यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 2 माइनस एच। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे x की जगह रखेंगे 2 माइनस एच। अब एक बात बताइए, 2 माइनस एच यानी कि 2 से कुछ कम 1.9 1.999 ऐसा कुछ होगा? बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? 2 माइनस एच यानी कि 2 से कुछ कम 1.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बात क्लियर हो रहा है ना? उसी प्रकार से 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 1 ही तो होगा। नहीं ना, बात गया दिमाग में? 2 माइनस एच यानी कि 1.9 1.999, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 1 ही ना होगा। तो 2 माइनस एच का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। अब यहां पे हम लोग फंक्शन में x जहां पे है वहां पे हम लोग 2 प्लस एच रखेंगे, तो 2 प्लस एच। अब 2 प्लस एच यानी कि 2.1 2.11 कुछ भी हो सकता है, यानी 2 से कुछ बड़ा है। 2 से कुछ बड़ा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 2 ही ना होगा। तो 2 प्लस एच का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 2 और आर एच एल तो इक्वल है, लेकिन एल एच एल इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस ही होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। बात क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ f एंड g आर 2 रियल फंक्शन ऑफ x which are continuous at x equal to a, then f plus g is continuous at x equal to a। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि f of x equal to x स्क्वायर एक फंक्शन दे रखा है और g of x equal to 2x क्यूब एक फंक्शन दे रखा है। अब ये जो फंक्शन है वो x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0, 1, 2, -1, 2, 3 इन सारे वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, और ये जो फंक्शन है वो भी x के सारे वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। यानी कि f ऑफ x प्लस जी एक्स जो फंक्शन बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब जो फंक्शन बनेगा, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी कि सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, f बाई जी यानी कि कोसेंट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। बस इतना ध्यान रखिएगा कि नीचे जो फंक्शन है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एफ एक्स बाई जी एक्स करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर बाई 2x क्यूब। अब ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन 2x क्यूब का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2x क्यूब का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो ये जो है वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना, नीचे 0 आने से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है ना बात? अब देखिए, अब है लेमडा इंटू एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहने का क्या मतलब, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लेमडा है एक रियल नंबर, यानी कि 2x स्क्वायर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, 3x स्क्वायर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, 4x स्क्वायर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा। उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि एक कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है जैसे कि 5, 4, 8, -1, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है ये सारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है कि इफ g and f are continuous function and fog is defined then composite function
फॉग एक्स यानी कि एफ ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही है, अभी जस्ट बताएं, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और साइन एक्स भी एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम लोग फॉग एक्स निकालते हैं, फॉग एक्स जिसको हम लोग एफ ऑफ जी एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है ना, फॉग एक्स को एफ ऑफ जी एक्स भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ टी अगर निकालना होता तो इस फंक्शन में जहाँ पे एक्स का वैल्यू वहाँ पे हम लोग टी पुट कर देते होता साइन टी। एफ ऑफ वाई निकालना है तो इस फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग वाई रख देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग को निकालना है एफ ऑफ जी एक्स यानी कि फॉग एक्स जिसको हम लोग एफ ऑफ जी एक्स भी लिखते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग gx का वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो इस फंक्शन में साइन और जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग gx का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, ये पुट कर देंगे। ये बन गया एक कॉम्पोजिट फंक्शन, ये जो बना वो एक कॉम्पोजिट फंक्शन बना और ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि इफ g एंड f आर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड फॉग इज डिफाइंड देन कॉम्पोजिट फंक्शन, यानी कि फॉग x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे जो फॉग x निकला है यानी कि f ऑफ जी एक्स साइन एक्स स्क्वायर जो निकला है ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया अच्छे से? बस इतना सारा कॉन्सेप्ट आप लोग बेसिक याद रखिएगा, फिर आप लोग को एक्सरसाइज 5.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग एक्सरसाइज 5.1 के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैं एक्सरसाइज 5.1 के का जो सॉल्यूशन वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है।